गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल। ओके, तो मेरे चैनल का नाम है कुणाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए। जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उनका ये सिलेबस है। तो अदर भी बाहर के बीच जो अदर स्टेट के जो मतलब स्टूडेंट्स होंगे वो भी मतलब यहाँ से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंस का पार्ट 2 है। मतलब जो 10th में जो है साइंस को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2। तो जहां तक पार्ट 1 का सवाल है उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का कंटेंट है, और जहां तक पार्ट 2 का जो पोर्शन है वो पूरा बायोलॉजिकल बेस है। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर हमारा पार्ट 2 का है, और ये हमारा पहला चैप्टर है इस सिलेबस का। ओके, तो इस पहले चैप्टर का नाम क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सबसे पहले तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक्चुअल में जो स्टूडेंट हो आप, वो आप 9th स्टैंडर्ड को आप क्रॉस करके फर्स्ट टाइम 10th में आ रहे हो। ओके, तो इसके लिए अभी जो आपने 9th तक जो अपनी अप्लाई किया है पेपर में लिखने के लिए, जो भी मैटर या फिर स्टडी करने के लिए, आपको उस तरीके से अभी इसमें नहीं करना है। ओके, क्योंकि अभी ये जो लेवल है ये बोर्ड की एग्जाम की है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रख के आपने मतलब ये चैप्टर पढ़ना है और इसकी प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इस चैप्टर का यहाँ पे हमने नाम राइट डाउन किया है, और इसकी दो जो डेफिनेशन है, व्हाट इज बाय हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सबसे पहले इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको एक कंसेप्ट मिल जाएगी कि हमको एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ओके, तो इसलिए हम सिर्फ अभी इस पहले पॉइंट में सिर्फ दो डेफिनेशन लिखी है, जो कि आपकी हेरिडिटी की डेफिनेशन है और इवोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज अ हेरिडिटी। ओके, इवोल्यूशन हम थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन पहला मैटर क्या है यहाँ पे? हेरिडिटी। एक्चुअल में हेरिडिटी इज अ फेनोमेनन। ये क्या है? फेनोमेनन है जिसमें पैरेंटल जनरेशन से एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैरेक्टर अपने नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। देखिए मैंने क्या बोला है, द what heredity means it is one kind of transfer of character from one generation to another generation, जिसमें एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैरेक्टर होता है जीन। ओके, वो कौन सा कैरेक्टर है? जीन। जीन एक जनरेशन से तो अनदर जनरेशन में वो क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो इस प्रोसेस को या इस फेनोमेनन को कहते हैं हम हेरिडिटरी कैरेक्टर या फिर हेरिडिटी कहते हैं। ओके, तो इस बात को आपने कहीं ना कहीं तो भी आपने एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस कैसा? ये बात सब लोगों के साथ देखी जा सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आपको मतलब आपके घर में अगर बहुत सारे अगर फैमिली मेंबर्स है, तो आपको किसी न किसी ने तो भी आपको बोला होगा कि आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो, आप अपनी मदर की तरह दिखते हो, आप अपने फादर की तरह दिखते हो। ठीक है, ये आपको 101% बोला होगा, या फिर ये भी बोला गया होगा आप अपनी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर की तरह भी आप दिखते हो। ठीक है, उसमें से भी कोई कोई मतलब जो पर्सन्स होते हैं बहुत ही मतलब लॉजिकल पॉइंट्स निकलते हैं। आपकी आंख आपकी माँ की तरह है, आपकी नाक आपके पिताजी की तरह होती है। इसका मतलब ऐसे भी स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो कि आपके पास आए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वो फर्स्ट जनरेशन कौन सी है? वो है पेरेंटल जनरेशन। कौन सी है? पेरेंटल। पेरेंट्स मतलब जो आपके जहां से आपकी ओरिजिनेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए क्या है? पेरेंट्स है। ओके, और इसके पास के जो दो ऑफस्प्रिंग होंगे जिसे हम बोलेंगे बी एंड सी, तो ए के पास के कैरेक्टर्स होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जो ए के पास कैरेक्टर है वो बी एंड सी के पास एज इट इज फॉर्म में गए हैं। ठीक है, तो उसमें कैरेक्टर कौन सा ट्रांसफर हुआ है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ जीन। ओके, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, व्हाट इज बाय जीन। एक्चुअल में अभी ये जो 10th का चैप्टर है, लेकिन इसकी जो 9th में एक और चैप्टर था हेरिडिटरी कैरेक्टर के बारे में था, वहां पे भी आपने डीएनए के बारे में आपने स्टडी किया है। तो डीएनए में हमने जीन के बारे में देखा होगा, व्हाट इज अ जीन। अगर आप इस डेफिनेशन में आप कह रहे हो कि जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है जीन, वो अगर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन का ट्रांसमिट अगर हो रहा है, ओके, विद द हेल्प ऑफ जीन, तो व्हाट इज अ जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। व्हाट इज अ जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब बहुत सारे जो जीन्स की अरेंजमेंट जब हो चुकी थी, तब जाके वो डीएनए का आपका स्टैंड बना है। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसलिए उस जीन के ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि हर एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता रहता है। अब जैसा सीक्वेंस होगा वैसे वो इंफॉर्मेशन क्या करेगा? वो ट्रांसमिट करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? इसलिए हमने इस डेफिनेशन में इस पर्पस को लिखा है, जिसमें क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन, मतलब वन जनरेशन मतलब आपके पैरेंटल जनरेशन से लेके तो आपके नेक्स्ट जनरेशन में, जनरेशन वाया व्हाट? जीन। एंड व्हाट इज जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जीन के ऊपर है और
वही जीन अगर जनरेशन टू जनरेशन अगर ट्रांसमिट होता है तो वैसे ही कैरेक्टर वो शो करेगा। तो ओके, तो इस कंप्लीट फिनोमेनन को बोलते हैं हम हेरिडिटी। क्या बोलते हैं उसे? हेरिडिटी। अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए आपके जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स थे, ओके, जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर थे, वो जीन के फॉर्म में एज इट इज फॉर्म में किसके पास आ गए? बी और सी के पास आ गए। अब ये क्या है? पेरेंट्स है, तो ये क्या हो गए? इनके ऑफस्प्रिंग। ये क्या हो गए? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो आप इसे, या फिर इसे आप प्रोजेनी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसे? प्रोजेनी, या इसके आप मतलब जो इनकी जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन है ये भी बोल सकते हो। ये है फर्स्ट जनरेशन आपकी। ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन। इनके पास के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जैसे कि वैसे आ जाएंगे। अब अगर इसको अगर पेरेंट्स अगर हम मानते हो तो इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे के कैरेक्टर में मतलब ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, समझ आ रहा है? मतलब ऐसे ही करते करते ये एक जनरेशन, देन नेक्स्ट जनरेशन, और भी उनकी जितनी जनरेशन होगी वैसे वैसे वो कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? ट्रांसमिट हो जाएंगे थ्रू द जीन। ओके, तो इस कंप्लीट फिनोमेनन को बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं इसे? हेरिडिटी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवोल्यूशन। ठीक है, अब इवोल्यूशन मींस व्हाट? अब ये इवोल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, जहां तक हमारी बॉडी की डेवलपमेंट की बात है तो अभी हम बायोस्फीयर के ऊपर सबसे एडवांस एनिमल है ह्यूमंस। ओके, लेकिन जब यहाँ पे अर्थ का जब ओरिजिन हुआ, इस पूरे ओवरऑल लाइफ का जब ओरिजिन हुआ, तब ह्यूमन बीइंग नहीं था। अगर थे तो कुछ मिनरल्स थे। ओके, लेकिन उस मिनरल्स की कुछ कॉम्बिनेशन की वजह से स्टार्टिंग में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। कौन से? यूनिसेलुलर। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार्टिंग में क्या हुई, कहां से हुई थी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास से हमारी ओरिजिन हुई थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डे बाय डे इसमें मतलब कुछ चेंजेस आते गए, उसमें म्यूटेशंस होते गए, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या देखे गए? चेंजेस देखे गए, उनमें न्यू बॉडी पार्ट्स डेवलप होते गए। देन जैसे जैसे उसमें चेंज आते गए तो उसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनका भी कन्वर्जन किसमें हो गया? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो गया। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस को आपने क्या कहा है? इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हुए हैं तो इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज। अब ग्रेजुअल चेंज का मीनिंग क्या होता है? मतलब ऐसे चेंज जो बहुत ही स्लोली होते हैं। इवोल्यूशन में कोई भी चेंज एब्रप्टली चेंज नहीं होता है। ठीक है, और एनवायरमेंटल फैक्टर उसको अलाउ भी नहीं करते। ठीक है, अगर एनवायरमेंटल फैक्टर अगर उसको अलाउ करते हैं तो एनवायरमेंट के रूट में वो बैठनी चाहिए, तभी जाके उसको अलाउ करेंगे। इसलिए इवोल्यूशन की डेफिनेशन में सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट जो वर्ड होता है या फिर इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है वो कौन सा है? ग्रेजुअल चेंज। उस ऑर्गेनिज्म में चेंज तो हो रहा है। ओके, हम तो भी एडवांस है एनिमल, लेकिन हमसे भी पहले कौन है? यूनिसेलुलर। तो इस ऑर्गेनिज्म में कौन सी चीजें देखे गए? ग्रेजुअल चेंजेस। मतलब इस ऑर्गेनिज्म में कुछ धीरे धीरे चेंजेस देखे गए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता गया, उसमें न्यू ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती गई, न्यू बॉडी सिस्टम फॉर्म होती गई, तब जाके उसका कन्वर्जन किसमें हुआ? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हुआ। ठीक है, सो ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन व्हिच ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड ऑकर्स ऑन अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ऐसा है कि अभी हम लोग अगर ह्यूमन बीइंग अगर यहाँ पे बन गए होंगे तो भी इसके बाद भी हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ डे बाय डे जैसे जैसे मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज होते रहे हैं, वैसे वैसे हमारे बॉडी में भी क्या है? सर्टेन चेंजेस हो रहे थे। ओके, तो इस कंप्लीट फेनोमेनन को बोलते हैं हम इवोल्यूशन। ओके, तो जहां पे ग्रेजुअल चेंजेस की बात है ह्यूमन बीइंग की बॉडी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो जहां पे हम इसकी स्टडी करते हैं, ओके, तो इस कंप्लीट स्टडी को बोलते हैं हम इवोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या दो डेफिनेशन पढ़ी। पहली डेफिनेशन किसकी है? हेरिडिटी की है, और सेकंड है इवोल्यूशन की। हेरिडिटी में हमने क्या पढ़ा है? द हेरिडिटी इज द फेनोमेनन जहां पे हम क्या लिखते हैं? एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, मतलब आपके पेरेंट्स के पास के जो कैरेक्टर है वो आप में आ गए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन में आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही कैरेक्टर जो आपके पापा के पास के कैरेक्टर है वो कहां से आए हैं? उनके पापा के पास से। ओके, तो ऐसे होते होते कैरेक्टर क्या होते हैं? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। तो इस स्पेसिफिक मैनर को बोलते हैं हम हेरिडिटी। और जहां तक इवोल्यूशन की बात है, इवोल्यूशन मींस व्हाट? इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जहां पे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इस कंप्लीट फेनोमेनन को बोलते हैं हम इवोल्यूशन। ओके, तो ये आपको कंप्लीट पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं अलग अलग टॉपिक के अंदर। ओके, तो इसमें हम अभी स्टार्ट करते हैं जो आपका जो हेरिडिटरी मैटर है यहाँ पे।
ओके। तो इस हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे स्पेसिफिक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपनी जो थ्योरीज है वो लोग मतलब अपने मतलब एक न्यू जो थिंग्स है, जो न्यू रिसर्च है उन्होंने बताया है। तो अभी हम ये पॉइंट अभी हम इसमें देखेंगे कैसे वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेरिडिटरी कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे यूनिवर्स को एक न्यू थ्योरी बताई। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट के बारे में थोड़ी उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, तो जहाँ तक आपका नेक्स्ट पॉइंट है उस नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या दिया, आपके नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने हेरिडिटी के बारे में कुछ नई नई थ्योरी बताई है। ओके, मतलब हेरिडिटरी मतलब कैरेक्टर कौन सा है, उसका कौन सा जेनेटिक मटेरियल है या किसने स्टडी स्टार्ट की है, ये सारी बातें आपके मतलब मैटर में बताई गई है। ओके, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक साइंटिस्ट है और उनकी कुछ थ्योरीज है जो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में है, तो हमने उस पैराग्राफ को थोड़ा सेपरेट किया है। ओके, अगर आप इस तरीके से आप इसको मतलब अगर सेपरेट करते हो तो आपको वो पॉइंट अंडरस्टैंड होने में बहुत ही हेल्प होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कुछ साइंटिस्ट है और उनकी कुछ जो थ्योरीज है हमने उसको इस साइड में लिखा गया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट है। ओके, तो सबसे पहला है जॉन ग्रेगर मेंडल। ओके, जहां तक मेंडल के बारे में है तो मेंडल के बारे में क्या लिखते हैं, इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करना चालू कर दिया है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, क्या बोलते हैं उनको, पायोनियर। पायोनियर का मतलब होता है वो फाउंडर, ठीक है, जहां जो ओरिजिनेट करता है या फिर जो मतलब स्टार्टिंग करता है उनको बोलते हैं पायोनियर। तो मेंडल ही ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाना या फिर उन्होंने एक न्यू पर्टिकुलर थ्योरी बताना चालू कर दिया है। अगर आप इसी इनका जो मतलब बेसिक मैकेनिज्म है, अगर आज भी अगर किसी को जेनेटिक्स अगर पढ़ाना होगा या फिर अगर कोई अगर थ्योरी अगर प्रपोज करनी होगी तो आपको मेन बेस मेंडल का ही यूज करना होगा, मेंडलिज्म थ्योरी का ही आपको यूज करना होगा। ओके, जो उन्होंने जो थ्योरी बताई है, जो मतलब उनके जो पी प्लांट है, उनके जो 7 कैरेक्टर्स है, ओके, उन्होंने सबसे पहले इसके पास से उनका मेन कांसेप्ट चालू किया था थ्योरी को, जो जेनेटिक्स है उसके बारे में पढ़ाना चालू कर दिया था। ओके, तो आपके 10th के जो मतलब इस साल में जो पहला जो आपका पॉइंट है, जो पहले जो साइंटिस्ट है, ओके, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे मतलब इस मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाना चालू कर दिया। ओके, और ये जो मतलब पीरियड है मतलब जो लगभग कब तक, 1886 तक, मतलब इससे इस ईयर तक ऐसे दूसरा और कोई भी साइंटिस्ट नहीं था जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ओके, इसका मतलब 1886 तक जो स्टडी करने वाले थे तो कौन थे, ओनली साइंटिस्ट कौन थे, वो जॉन ग्रेगर मेंडल थे, जो कि फाउंडर थे इसके जेनेटिक्स को पढ़ाने वाले। ओके, तो हम उसको कहते हैं पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, जो मतलब वो बताते थे कि मतलब ये जीन का अगर सीक्वेंस अगर आगे जाके ट्रांसमिट अगर होता है तो क्या एक्सप्रेशन बताएगा, ठीक है, जो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, और रिसेसिव मतलब जो प्रॉपर जो ऑलरेडी जो उसके पास में जो एलील होता है उसके प्रेजेंस में कभी एक्सप्रेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा और एक सिंपल मैथड बताना चाहूंगा। अगर आपकी क्लास में अगर आपको टीचर क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, ओके, तो एक फॉर 10 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो 10 मतलब 10 में से 7 क्वेश्चन की जो डोमिनेंसी है, मतलब जो 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो स्टूडेंट क्या मतलब शो कर रहा है, डोमिनेंसी। और अगर स्टूडेंट है तो जो 10 में से 3 ही क्वेश्चन के आंसर दे रहा है वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये जो बताने वाले जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे तो वो कौन से थे, मेंडल। ओके, तो इसीलिए उनको कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, या फिर पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। ओके, और वही पहले साइंटिस्ट थे, कब तक, लेकिन 1886 तक, मतलब इस साल से पहले कोई भी ऐसा दूसरा साइंटिस्ट नहीं था जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाना चालू कर दिया था। ओके, इसलिए 1886 तक सिर्फ यही वो साइंटिस्ट थे। ओके, द नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे ह्यूगो डी ब्राइस। कौन से हैं, ह्यूगो डी ब्राइस। उन्होंने कौन सी थ्योरी बताई, म्यूटेशनल थ्योरी। क्या बताई, म्यूटेशनल थ्योरी, कब, 1901 में। अब देखते हैं कि म्यूटेशनल थ्योरी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, व्हाट इज अ म्यूटेशन। ओके, तो म्यूटेशन की एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को देखो हम कैसे किस तरीके से बोलते हैं। अगर कोई अगर स्पेसिफिक चेंज अगर आपके जेनेटिक लेवल पे होता है, ठीक है, वो कौन सा भी चेंज हो, ठीक है, जेनेटिक लेवल मतलब आपका जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर जो जीन का जो सीक्वेंस है, उस जीन के सीक्वेंस में अगर थोड़ा भी अगर चेंज अगर होता है तो उस चेंज को हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको, म्यूटेशन। म्यूटेशन इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव म्यूटेशन अगर होता है तो ऑफ कोर्स हमारे लिए यूजफुल होगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव म्यूटेशन अगर होगा तो ऑफ कोर्स हमारे लिए बॉडी में वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। ओके, तो ये थ्योरी प्रपोज करने का मीनिंग क्या हुआ, जो ह्यूगो डी ब्राइस है उन्होंने बोला कि जो जीन जो है वो वन जनरेशन टू अनदर
अनदर जनरेशन को ट्रांसमिट होता है, कौन, जीन। लेकिन उन्होंने ये भी देखा गया है कि जो जीन है वो खुद में कुछ ना कुछ चेंज करते जाता है। ओके, उसमें क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है। तो इसी चेंज को हमने बोला है म्यूटेशन। क्या बोला है हमने, म्यूटेशन। अगर मैं इसको और आप थोड़ा और इजी समझे, और इजी मैं बातों में अगर मैं बताना चाहूँ, वर्ड में बताना चाहूँ, तो आप एग्जैक्टली अपने फादर की तरह नहीं दिखोगे। ओके, हाँ, भला उनके कुछ कैरेक्टर आप में है, लेकिन आपके फादर की तरह या अपने मदर की तरह बिल्कुल नहीं दिखोगे। ओके, भला ही वो जीन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन उस जीन में क्या हो चुका है, थोड़ा बहुत म्यूटेशन हो चुका है। इसलिए ह्यूगो डी बेयर्स की थ्योरी क्या कहती है, जो म्यूटेशन थ्योरी है, उन्होंने ये बोला है कि जो पैरेंटल जीन्स है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर तो होंगे, लेकिन उस जीन के अंदर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस दिखे जाएंगे। और वो चेंज कौन सी लेवल पे हुआ है, आपके जेनेटिक लेवल पे हुआ है। और जेनेटिक लेवल पे अगर कोई भी अगर चेंज अगर होता है तो हम उसे कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहते हैं उसे, म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रपोज की है, ह्यूगो डी बेयर्स ने, कब, 1901 में। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम इसका एक भी देख लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, द नेक्स्ट है वॉल्टर एंड सूटन। वॉल्टर एंड सूटन, और वॉल्टर एंड सूटन ने यहाँ पे क्या प्रपोज किया है, ठीक है। सबसे पहले वॉल्टर एंड सूटन यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब ये देखा कि क्रोमोसोम हमेशा पेयरिंग में होते हैं। किसमें होते हैं, पेयरिंग। मतलब आप देखते हो कि ज्यादा ह्यूमन की क्रोमोसोम की बात है तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। इसका मतलब 23 पेयर। लेकिन इसको उन्होंने किसमें डिस्कवर किया, सबसे पहले फाइंड आउट किसमें किया, जो ग्रास हॉपर है, उन्होंने ग्रास हॉपर को डाइसेक्ट किया। डाइसेक्ट करने के बाद जो ग्रास हॉपर की जो सेल है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले उस सेल के ऊपर परफॉर्म किया और उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो क्रोमोसोम है वो हमेशा पेयरिंग में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में जैसे कि मेल अगर होंगे तो मेल XY, ओके, ये 6 क्रोमोसोम है, फीमेल है तो XX, मतलब कोई क्रोमोसोम इंडिविजुअल नहीं है। ओके, वो मतलब पेयरिंग में है। तो ये क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग में रहते हैं। ये सबसे पहले बताने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, वॉल्टर एंड सूटन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया कि क्रोमोसोम कौन सेल में होते हैं, ग्रासहॉपर के सेल में होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, वो पेयरिंग में होते हैं। इससे पहले ऐसे कौन से भी ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने ये बताया हो कि क्रोमोसोम पेयरिंग में रहते हैं। ओके, इसलिए वॉल्टर एंड सूटन के नाम के आगे मतलब पॉइंट लिखा गया है कि वॉल्टर एंड सूटन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने बताया है कि क्रोमोसोम हमेशा कैसे रहते हैं, पेयरिंग में ही रहते हैं। ओके, और इन्होंने कब बताया है, 1902। देखिए ये बिल्कुल प्रॉपरली सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आपको जाना है। ओके, देन नेक्स्ट है जो 3 साइंटिस्ट है। ओके, 3 साइंटिस्ट में आपके इस 3 साइंटिस्ट के लिए स्पेशल से उन्होंने वर्ड लिखा गया है ट्रायो, TRIO। ट्रायो का मतलब होता है 3 साइंटिस्ट। ओके, तो ये जो 3 है, पहला कौन सा साइंटिस्ट है यहाँ पे, ऑस्वाल्ड ओवेरी। क्या है, ऑस्वाल्ड ओवेरी, मैकलिन मैककार्थी। ओके, क्या है, मैकलिन मैककार्थी, एंड थर्ड इज कॉलिन मैकलियोड। ओके, ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया है आप पूरे यूनिवर्स को कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ओके, एक बार फिर समझिए, जो जेनेटिक मटेरियल है कौन सा है, डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, और उन्होंने ये बताया है कि जो डीएनए है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ये उनका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसे बोलेंगे, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता रहता है। ओके, तो ये हमारे जो यूकेरियोटिक सिस्टम में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ओके, और कुछ बैक्टीरिया भी, बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कुछ भी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, और हमारा जेनेटिक मटेरियल तो है ऑब्वियस डीएनए ही है। लेकिन यहाँ पे जो वायरस की कैटेगरी है, वायरस में ये नहीं होता। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये बोला है कि जो मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा पाया जाता है, डीएनए, लेकिन एक्सेप्ट वायरसेस। वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, आरएनए। क्या होता है, आरएनए। इस बात को समझिए, वायरस को छोड़ के जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैं उनका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए। और जो भी मतलब वायरस है उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। तो ये बताने वाले कौन से 3 साइंटिस्ट थे, ये वाले। ठीक है, ऑस्वाल्ड ओवेरी, मैकलिन मैककार्थी एंड कॉलिन मैकलियोड। ओके, ये लास्ट है आपका फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनार्ड। ओके, ये ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम एवर जो प्रपोज किया कि जो मतलब बैक्टीरिया से तो उन्होंने सबसे पहले यूज किया। किसके लिए, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जो कि था प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका था, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस एक मशीनरी होती है जो कि आप बाहर से जो प्रोटीन लेते हो उस प्रोटीन को हमारी जो बॉडी रहती है वो बायोलॉजिकल यूज के लिए यूज करती है, लेकिन वो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी खुद हमारी बॉडी में बनाती है। उसका एक स्पेशल मैकेनिज्म है। इस
इस पॉइंट के आगे वही पॉइंट है हमारा कि किस तरीके से प्रोटीन को यहाँ पे फॉर्मेशन की जाती है। ओके, तो उस मॉडल को सबसे पहले बताने वाले कौन से थे? ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल बताने के लिए सबसे पहले एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल का यूज किया था। ओके, तो इसका मतलब जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर उन्होंने फाइंड आउट किया कि बैक्टीरियल सेल किस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। ओके, तो ये स्पेसिफिक कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने अलग अलग थ्योरी अपनी यहाँ पे बताई है। ओके, तो इसका हम छोटा सा 1 मिनट में इसका रिकैप लेंगे। ओके, पहले साइंटिस्ट कौन से? जॉन रेजर मेंडल, जो कि है पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में, हेरिडिटी कैरेक्टर के बारे में बताना चालू कर दिया था अप टू द 1886। मतलब इससे पहले ऐसे एक भी साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाना चालू कर दिया था। ओके, द नेक्स्ट है ह्यूगो डी बेरिस, जिन्होंने कौन सी थ्योरी प्रपोज की है? म्यूटेशनल थ्योरी। कब? 1901 में। म्यूटेशनल थ्योरी मतलब उन्होंने ये बोला है कि जीन जनरेशन टू जनरेशन कैरी होता है, लेकिन वो जीन एज इट इज फॉर्म में कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस देखे जाएंगे, तो उस चेंजेस को बोलते हैं हम म्यूटेशन। इसका मतलब जीन तो ट्रांसफर हो रहा है लेकिन उसमें क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है। ये बताया मेरे को साइंटिस्ट है ह्यूगो डी बेरिस। कब बताया? 1901 में। फिर थर्ड है वाल्टर एंड सूटन। वाल्टर एंड सूटन को वन ऑफ द फर्स्ट टाइम, मतलब वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि क्रोमोसोम हमेशा कैसे होते हैं? पेयरिंग में होते हैं। ओके, इससे पहले किसी ने भी ये नहीं बताया है। ओके, देन अब यहाँ पे आप देखते हो कि जो मतलब सब एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर परफॉर्म किया गया? ग्रास हॉपर की सेल के ऊपर। कब? 1902 में। ठीक है, देन जो नेक्स्ट जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या मतलब बताया है कि जो मतलब डीएनए है वो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ओके, मतलब ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है, एक्सेप्ट वायरस, बिकॉज वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। ओके, एंड देन लास्ट में जो है फ्रांसिस जैकोब एंड जैक मोनर, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो मॉडल है, मतलब किस तरीके से आपका डीएनए मतलब वहां पे मतलब अनवाइंड होता है, उसके ऊपर कुछ एंजाइम साइट होते हैं, किस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ये मॉडल बताने वाले कौन से थे? ये दो मॉनरबर्गर साइंटिस्ट थे। ओके, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आपको बताया आपका बैक्टीरियल सेल में ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो ये है आपके कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने पर्टिकुलर थ्योरी पे यहाँ पे प्रपोज किया है। अब इसके बाद का जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अभी यहाँ पे है एक पॉइंट है आपके जो आपका पैराग्राफ है उसमें एक छोटा सा पॉइंट है स्कोप ऑफ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। क्या है? स्कोप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जो बायोलॉजिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर वेटेज अगर है तो ये पॉइंट है, बिकॉज़ ये पॉइंट ये बायोलॉजी बहुत वास्ट है। ओके, वास्ट टॉपिक है। अब इसमें स्कोप कौन सा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में? देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या कर सकते हो? जो जीन, ओके, जो जीन है उसका आप एडवांटेज लेके आप बहुत मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर है आप उसको मतलब आप उसको स्टडी कर सकते हो। देखिए, हम इसको जेनेटिक डिसीज के हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, और जहां तक अभी बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म का हम अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जा रहा है। आप माइक्रोब्स के पास से भी आप बहुत सारे मतलब वैक्सीन या फिर मेडिसिन आप प्रिपेयर कर सकते हो। जहां तक अभी आप देखते हैं कि जो बहुत सारे जो पीपल्स है वर्ल्ड वाइड अगर देखते हो तो डायबिटीज टॉप मतलब फर्स्ट में आता है, वो सबसे टॉप पे है। तो उसके पास का जो वैक्सीन, जो अभी वैक्सीन नहीं बोलेंगे इसे, जो हार्मोन है इंसुलिन, वो हम स्पेसिफिक मतलब एक बैक्टीरिया के पास से आइसोलेट कर रहे हैं। कौन सा वो है? बैक्टीरिया ई कोलाई के पास से। मतलब ई कोलाई तो मतलब क्या है? वो बैक्टीरिया है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग होने के कारण हम उसके पास से हम क्या आइसोलेट कर रहे हैं? एक इंसुलिन नाम का एंजाइम जो कि डायबिटीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसका मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत ही वास्ट स्कोप है। आप बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को पहले ही क्लियर कर सकते हो, उसको डायग्नोस कर सकते हो। ओके, तो इसका क्या है? ये उसका बेनिफिट है, उसका एडवांटेज है। ओके, आई होप आपको वीडियो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज आपने मुझे कमेंट के फॉर्म में बताना है। ओके, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर जाती है, ठीक है, तो डोंट वरी, हम इसका नेक्स्ट टाइम भी आप रिकैप ले सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसा आपने कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर आपको वीडियो अगर आपको समझ में अगर आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, बिकॉज कंडीशन ऐसी है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है घर पे है। ओके, तो अगर कोई भी अगर स्टूडेंट अगर आप घर पे अगर आपको आप अगर लिंक अगर शेयर करते हो तो वो भी स्टूडेंट आपका पढ़ेगा। ठीक है, तो ओके, तो मैंने बहुत ही सिंपल मैन में आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अगर समझा है ओके, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन होगा उसको क्लिक करना है आपने, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके 10th स्टैंडर्ड का तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। ओके, थैंक यू।